हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिस्कशन, और हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग दो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे, दैट इज 10 एंड 11। चलो देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किस बारे में है। इट इज ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर आइडेंटिफाइबल इन द वन यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। एग्रीएबल, तभी हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं सर? ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विद रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप वही है सर, शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग द अटेस्टेशन। तो ये सब में कॉमन है सर। ठीक, तो अब आप लोगों को जानना क्या है, छोड़ दो यहां से, कुछ भी इसमें काम का नहीं है। वही टर्म्स है जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, हर स्टैंडर्ड में वही टर्म्स लिखी गई हैं फिर से। चलो जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred for the use of the bought out resources। अगर कहता है डायरेक्ट जो एक्सपेंस आपने इनकर किया है दैट इज इन रिलेशन टू कोई बॉट आउट आपने चीज की है, बाहर से खरीदी है कोई चीज, उसके रिलेशन में डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैसे पता चलेगा? उसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी? shall be determined at the invoice or the agreed price including the duties and taxes, जो जिनका ITC क्लेम नहीं करना हम लोगों को, and other expenditure directly attributable thereto, net of मतलब minus trade discount, rebates, taxes and duties refundable or to be credited। तो अगर कहता है किसी आपने कोई चीज खरीदी है उसके रिलेशन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो उसकी वैल्यू आप लोगों को कैसे पता चलेगी? जो भी आपकी इनवॉइस प्राइस है या एग्रीड प्राइस है प्लस ड्यूटीज, टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, अगर रिफंडेबल है तो वो हम लोग नहीं लेंगे यहां पे। ठीक है, प्लस अदर एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट। ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन दोज रेफर्ड इन पैराग्राफ। कहता है इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो जो एक्चुअल खर्चा आप लोगों ने पॉकेट में से किया है वो ले लेंगे। शेल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इनकर्ड इन कनेक्शन देयरविद। जितना एक्चुअल खर्चा पॉकेट में से किया है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस पेड और इनकर्ड इन लमसम और विच आर इन द नेचर ऑफ अ वन टाइम पेमेंट। कहता एक बार आपने कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस एक बार कर दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको मल्टीपल ईयर्स में मिलना है। आपने खर्चा तो आज की डेट में कर दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपने मल्टीपल ईयर्स में उसका बेनिफिट अर्न करना है, उसका बेनिफिट इंजॉय करना है। तो कहता है फिर किस तरह से करेंगे? कहता इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड आउटपुट और द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच डायरेक्ट एक्सपेंस। वो कहता है कि उसको ओवर द लाइफ हर साल में एमोर्टाइज करो। एमोर्टाइज का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करो इन एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इधर द आउटपुट, कि उससे कितना हमें फायदा मिलने वाला है, कितनी हमें आउटपुट मिलने वाली है, उसके बेसिस पे हम लोग उस डायरेक्ट एक्सपेंस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? चलो सर, उसके बाद इफ एन आइटम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी इट कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। अगर वो कहता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बहुत मटेरियल नहीं है, मटेरियल का मतलब यहां रॉ मटेरियल नहीं है सर, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अगर उसका डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वो कितना मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको क्या मानेंगे? ओवरहेड्स मान के चलेंगे। अगर कोई भी फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड है तो क्या वो पार्ट बनेगी? सर फाइनेंस कॉस्ट कभी भी इसका पार्ट, किसी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस शेल नॉट इंक्लूड द इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट इज नोशनल कॉस्ट, जो खर्चा हम लोगों ने नहीं किया तो वो हम लोग एक्सपेंस का पार्ट उसको नहीं बनाएंगे।
where the direct expenses are accounted at standard cost, तो अगर कोई वेरिएंस होता है ड्यू टू नॉर्मल रीजन तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस. अगर किसी एबनॉर्मल रीजन से होता है तो वो कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम लोग हर स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, कोई सब्सिडी ग्रांट या इंसेंटिव मिलता है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर. जो एबनॉर्मल पोर्शन है इट शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कहां जाएगा, सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर कोई पेनल्टीज डैमेजेस पेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो चीजें हमने अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करनी. क्रेडिट्स रिकवरीज रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल शैल बी डिडक्टेड. अगर कोई उसमें से कोई पैसा वापस मिलता है, कोई क्रेडिट मिलता है हमें, तो वो माइनस करेंगे. Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the direct expenses should be made only if it is required by the law or for compliance with the requirements of a cost accounting standard, or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of the cost statements of an organization. वो कहता है चेंज तभी करो अगर तो लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, लॉ कहता है कि जी बदलो इसको तो चेंज करो. ठीक है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस अगर बेटर होगी तो चेंज करो. ठीक, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट सर, अगर तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही है सर. राइट, इफ मटेरियल शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड विद द सूटेबल क्लासिफिकेशन, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हर एक जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके अलग हेड बना के उनको सेपरेटली शो करना है. डिस्क्लोजर्स में सारा कुछ जो अभी तक पढ़ा आप लोगों ने डिस्क्लोज करना है, कहां पे खर्चा किया, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या उसकी परचेज प्राइस थी, कोई सब्सिडी मिली है उसके अगेंस्ट, कोई क्रेडिट्स मिले हैं उसके अगेंस्ट तो वो भी लेने हैं. अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी शो करनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. राइट सर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. मैंने पहले कहा कि ये जो अब आगे के हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं और बहुत ही इजी स्टैंडर्ड्स हैं. इनमें बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन, देखो सब रिपीटेड पार्ट्स है, ये सारा के सारा पार्ट अगर देखोगे तो रिपीटेड है, कॉमन पॉइंट्स हैं हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ. तो इसके साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हुआ सर खत्म. आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की कहानी सुनो. क्या सर, अब अगर हम लोग एडमिन ओवरहेड्स की बात करें तो एडमिन ओवरहेड्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करके चलते हैं. राइट, एक होता है हमारे पास रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है जी, और दूसरा होता है हमारे पास जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस. ठीक है, अब अगर आपके पास ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो कहां जाएंगे सर, वो ऐड होंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. ठीक है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये ऐड होंगे. सर क्या ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का पार्ट बनेंगे? नहीं. ठीक है, ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं. समझ में आया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे सर, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर कर लेते हैं. क्लियर है? चलो सर, तो ऑब्जेक्टिव सर वही है, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, स्कोप भी वही है सर, सब कुछ वही है. उसके बाद administrative overheads shall be the aggregate of the cost of resources consumed in activities relating to general management and administration of an organization. तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, वो कहता है जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम हुए in relation to general management and administration of an organization. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं. इट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ शेयर्ड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंप्राइज आइटम्स सच एज एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटीज, ऑफिस सप्लाई. सर कोई आता है चाय पानी भी पिलानी है, उसका भी खर्चा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा. लीगल एक्सपेंसेस हैं, आउटसाइड सर्विसेज हैं, तो वो सब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है चीजें जिन पे खर्चा हो रहा है, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनती हैं. फिर वो कहते हैं इन केस ऑफ अ लीज्ड एसेट, इफ द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज, द इंटायर रेंटल्स शेल बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. ठीक है, अगर कहता है कि ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज किस बेसिस पे डिसाइड होती है? ओनरशिप की बेसिस पे. अगर तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी और अगर होनी है, ठीक है, जो अगर तो ओनरशिप लेसर के पास ही रहेगी, ऑपरेटिंग लीज है. अगर लेसी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो फाइनेंशियल लीज है. ठीक है जी. तो इफ द लीज इज, तो अगर तो ऑपरेटिंग लीज है तो उसका जो भी आप रेंट पे करोगे, जितना भी लीज रेंट पे करोगे, दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. बट इफ इट इज अ फाइनेंशियल लीज, द फाइनेंस कॉस्ट पोर्शन शेल बी सेग्रीगेटेड एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है, अगर फाइनेंशियल लीज है तो उस केस में जो ओनरशिप है वही लेसी के पास चली जाएगी, तो कहता है उसकी जो खर्चा होगा दैट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, right, including the upgradation cost shall be amortized over its estimated useful life. वो कहता है कि अगर कोई आप लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई एचआर का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उसकी पहले तो एक वन टाइम पेमेंट करते हो, उसके बाद एएमसी चलती है, नॉर्मली यही होता है. ठीक है, उसका जो बेनिफिट है वो हम लोग मल्टीपल ईयर्स में लेने वाले हैं. जब उसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स में लेने वाले हैं तो कहता है उसकी जो उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो अपफ्रंट मेजर कॉस्ट है, उसको हम लोग एमोर्टाइज करते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स. जितना हम लोग एस्टिमेट है कि हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, अगर उसकी वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग 10 साल के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है, जो हमने आज उसकी वन टाइम पेमेंट की है, उसको हम लोग 10 साल में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ. राइट, चलो सर. द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज procured from outside shall be determined at invoice और agreed price. फिर से सर वही कहानी है. वो कहता है कि अगर कोई ऐसी सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो बाहर से ले रहे हो, आप किसी बाहर के इंसान को हायर करते हो, किसी बाहर की कंपनी को हायर करके आप एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे करते हो, तो उस केस में जो भी इनवॉइस प्राइस प्लस टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस अदर एक्सपेंसेस लेस अगर कोई क्रेडिट्स वगैरह है या ट्रेड डिस्काउंट है. ठीक, एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव रिसीव्ड माइनस हो जाएगा सर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शेल नॉट इंक्लूड एनी एबनॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि एबनॉर्मल खर्चे कहां जाएंगे सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कोई फाइन्स, पेनल्टीज, डैमेजेस एंड सिमिलर लेवीज पेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस. राइट, शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. क्रेडिट रिकवरीज अगर कोई है तो वो माइनस कर दी जाएंगी, शेल बी डिडक्टेड टू अराइव एट द नेट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. उसके बाद वो कहता है चेंज तभी करना अगर लॉ कहता है या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस बेटर होगी, तो सिर्फ उसी केस में चेंज करना है. ठीक है जी. तो इसमें 2-3 पॉइंट्स है सर. सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम लोगों को लेने कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो लेने हैं. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम लोगों को यहां पर नहीं लेने हैं. दूसरी चीज, लीज्ड एसेट के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज है तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बनेगा, अगर फाइनेंशियल लीज है तो वो फाइनेंशियल कॉस्ट बनेगी, और फाइनेंशियल कॉस्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में हम लोग ऐड नहीं करते. ठीक है जी. तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. अगर बाहर से लेते हैं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐसा है कि बाहर से सर्विसेज ली हैं हमने, तो उनका जो भी बिल आएगा उसके बेसिस पे, अगर सब्सिडी ग्रांट मिलती है तो माइनस करेंगे. कोई फाइन्स है, पेनल्टीज है, डैमेजेस हैं, वो उसका पार्ट नहीं बनेगी. राइट, तो सब कॉमन पॉइंट्स है सर जो अभी तक करते आए हैं. असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट है सर, उसके बाद सिंपल है, प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर्स क्या करने हैं, वही जो चीजें पहले पढ़ी हैं सर वही डिस्क्लोजर्स करने हैं हम लोगों को. ठीक, तो इसके साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हुआ सर कंप्लीट. राइट,
नेक्स्ट, अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बारे में, और 12 और 13 मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.